हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिक्खू। और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ऑटो इंजन 1। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8 और हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है इंटरनल कंबशन इंजन टेस्टिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी और हमारी इंडिकेटेड हॉर्स पावर के बारे में, ब्रेकिंग हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के बारे में। तो आज हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड और ब्रेक पावर को कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP, द एक्चुअल पावर produced inside the cylinder or cylinders of the engine is called indicated horsepower. It is abbreviated as IHP। मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, जो पावर इंजन के सिलेंडर में, अगर सिंगल सिलेंडर है तो सिंगल सिलेंडर में, अगर नंबर ऑफ सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी सिलेंडर में जो भी पावर प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। डिटरमिनेशन ऑफ IHP, the indicated horsepower of IC engine is determined by the indicator method। तो इसे इंडिकेटर मेथड के साथ हम डिटरमाइन करते हैं भी कितनी पावर प्रोड्यूस हुई है, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास उसकी। इंडिकेटर मेथड, द मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली द एक्चुअल PV डायग्राम ऑफ एन इंजन इज कॉल्ड इंडिकेटर मेथड। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें हम PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का यूज़ करते हैं अपनी इंडिकेटेड पावर, जितनी पावर इंजन ने प्रोड्यूस की है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इन दिस मेथड प्रोविजन इज मेड टू अटैच्ड द इंडिकेटर टू द इंजन टू प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द एक्चुअल PV डायग्राम ऑफ द इंजन व्हेन इट ऑपरेट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक इंडिकेटर, एक हमारी यूनिट होती है, इंडिकेटर को हम अटैच कर देते हैं हम अपने इंजन सिलेंडर के साथ, और जैसे जैसे हमारा पिस्टन मूव करेगा अप एंड डाउन, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, एक साइकिल अपना पूरा करेगा, तो वो साथ साथ एक डायग्राम बनाएगा PV डायग्राम। तो वहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्लेन मीटर इज यूज टू मेजर द एरिया ऑफ PV डायग्राम। तो PV डायग्राम का एरिया मेज़र करने के लिए हम जो प्लेन मीटर हम यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली हम स्केल यूज़ करते हैं, उसके साथ हम मेजरमेंट उसकी ले सकते हैं। टू कैलकुलेट द एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, द एरिया ऑफ PV डायग्राम इज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ डायग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय द स्प्रिंग नंबर्स। तो कितना प्रेशर है सिलेंडर के बीच, उस प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो PV डायग्राम के ऊपर एरिया बना है, उस एरिया ऑफ डायग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं लेंथ ऑफ डायग्राम के साथ, भी डायग्राम की लेंथ कितनी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्प्रिंग नंबर के साथ। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करने का। तो सारा एक नॉर्मली ड्राइंग का सिस्टम है, जैसे हम बोल दे तो मतलब हमारे पास एक डायग्राम पड़ी है, उसको हमने मेज़र करना है, तो हमारे पास जो जितनी पावर आएगी वो हमारी इंडिकेटेड हॉर्स पावर है। PM हमारा है मीन इफेक्टिव प्रेशर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। L है हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रोक इन मीटर। A है हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। और N है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मीटर पर मिनट। और बड़ा N है, कैपिटल में हमारा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इंजन क्रैंक शाफ्ट पर मिनट। एक मिनट में जो क्रैंक शाफ्ट है कितने रेवोल्यूशन लेगी। द एवरेज फोर्स एक्ट ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग द वर्किंग स्ट्रोक PM इंटू A। PM हमारा हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर और A हो गया एरिया। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन पर स्ट्रोक, लेंथ को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। L वर्क डन इन पिस्टन पर स्ट्रोक, तो पिस्टन ने कितना काम किया, जितना उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, जितना पिस्टन के टॉप का एरिया था, इनटू लेंथ, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। PMA इंटू L, मीटर किलोग्राम। N नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, तो N को भी हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे भी कितने रेवोल्यूशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, अगर 10, 15, 20 जितनी भी रेवोल्यूशन लेगा उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वी नो दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू
4500 मीटर किलोग्राम पर मिनट। 1 हॉर्स पावर हमारे पास होता है 4500 के। तो IHP ऑफ द इंजन, तो फार्मूला है हमारे पास PML/AN अपॉन 4500। तो 0 डिजिट हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास आएंगे। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द IHP ऑफ ए सिंगल सिलेंडर इफ़ नंबर ऑफ सिलेंडर के, अगर ये सिंगल सिलेंडर की मेजर करेगा तो जितने सिलेंडर है हमारे पास, 4 सिलेंडर है, 5 है, 3 है, 2 है, तो उसको हम के साथ डोनेट करेंगे। के की कोई वैल्यू होगी जितने सिलेंडर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंजन की टोटल IHP हमारे पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर ए 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हमारे पास फार्मूला थोड़ा अलग रहेगा। देयर इज ओनली 1 वर्किंग स्ट्रोक ड्यूरिंग दी 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। 4 स्ट्रोक इंजन में हमारे पास क्या होता है, एक ही पावर स्ट्रोक होता है, बाकी 3 स्ट्रोक में तो पावर कंज्यूम की जाती है, दूसरे प्रोसेस इंजन के किए जाते हैं। तो एक वर्किंग स्ट्रोक रहेगा और 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट रहेंगे हमारे पास। तो एन फिर हमारे पास जो स्मॉल में एन थी वो क्या आ गई, n/2, बड़े एन का बटा 2 आ गई। इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ द इंजन वर्किंग ऑन 4 स्ट्रोक फॉर ए सिंगल सिलेंडर इंजन इज, फार्मूला है हमारे पास PML/AN/2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर हमने फिलअप कर दी, अपॉन 4500। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फॉर ए 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में एक वर्किंग स्ट्रोक है और 1 रेवोल्यूशन है क्रैंकशाफ्ट का। देयर इज 1 वर्किंग स्ट्रोक ड्यूरिंग ईच रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो n इक्वल होगी बड़ी n के। तो फार्मूले में फिर हम IHP ऑफ इंजन वर्किंग इन 2 स्ट्रोक फॉर ए सिंगल सिलेंडर इंजन इज PMLA/N अपॉन 4500। तो यहाँ से हम अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 5.1 फिगर है जो डायग्राम इंडिकेटेड हॉर्स पावर में इंडिकेटर हमारे लिए लेकर आएगा। तो इस डायग्राम के एरिया से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, तो कितना हमारा जो वर्किंग स्ट्रोक में वर्क हुआ और कितनी हमारे पास पावर निकल कर बाहर आई। द यूनिट ऑफ L इज इन मीटर वेयर द यूनिट ऑफ A एंड PM आर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इन SI सिस्टम the indicator attached to the engine produce automatically the graphical representation of the PV diagram of the engine as the engine operates during 1 working stroke. The indicator diagram has positive and negative loops. इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव लूप्स आएंगी, तो ये हमें पता है। The area between compression and expansion line is called positive loop. पॉजिटिव लूप जो हमें एरिया शो किया गया है पिंक कलर से, एरिया ऊपर को जा रहा है क्योंकि उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन 2 स्ट्रोक हमारे वर्क कर रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड पॉजिटिव लूप। एंड द एरिया बिटवीन द सक्शन और एग्जॉस्ट, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, जिसमें पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को आएगा और वो फ्रेश एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सक करेगा, तो वो हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक। और जो लास्ट वाला स्ट्रोक है जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और ऑक्सिलरी गैसेस हमारे सिलेंसर के थ्रू बाहर जाएंगी, तो वो हो गया हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो जो वो लूप बनेगी वो बनेगी नेगेटिव लूप, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव लूप। द पॉजिटिव लूप रिप्रेजेंट द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द साइकिल एंड द नेगेटिव लूप्स रिप्रेजेंट द पंपिंग पावर और पंपिंग लॉस स्पेंट ड्यू टू द एडमिशन ऑफ फ्रेश चार्ज एंड रिमूवल ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। जो पॉजिटिव लूप है हमें शो कर रही है भी टोटल इतनी पावर हमारे लिए प्रोड्यूस हुई थी, इंजन ने की थी, लेकिन इंजन अपने आप तो पावर प्रोड्यूस करेगा नहीं, एक्सटर्नल सोर्स भी चाहिए। तो एक्सटर्नल सोर्स को हम फिर इंजन की पावर के साथ ही ऑपरेट करवाएंगे। तो उसको ऑपरेट करवाने के लिए जो नेगेटिव लूप बनी है वो हमें शो कर रही है भी इंजन को रन करने के लिए हमारी जितनी नेगेटिव लूप में एरिया है वो शो कर रहा है भी उतनी पावर हमारी कंज्यूम होगी उसको चलाने के लिए। नेट वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉजिटिव लूप माइनस एरिया ऑफ नेगेटिव लूप। तो नेट वर्क डन जो निकल कर आया हमारे पास पॉजिटिव लूप में से नेगेटिव लूप का एरिया माइनस कर देंगे। द एरिया ऑफ द पॉजिटिव लूप एंड नेगेटिव लूप आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्लेन मीटर। तो प्लेन नॉर्मल स्केल हम यूज़ करेंगे। AP एरिया ऑफ पॉजिटिव लूप इन मिलीमीटर स्क्वायर
AN area of negative loop in millimeter square, H mean height of indicator diagram, L length of indicator diagram in millimeter, S spring scale in Newton per meter square per millimeter, then H हमारे पास height of indicator diagram की क्या है हमारे पास AP minus AN area of positive loop minus area of negative loop upon L millimeter. Actual indicator mean effective pressure PM is equal to AP minus AN upon L into S. AP माइनस AN अपॉन L हमने ऊपर उसको H के बराबर रखा है, तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू फिलअप कर देंगे H इंटू एस. नाउ एरिया ऑफ नेगेटिव लूप इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू पॉजिटिव लूप. अगर हम लॉसेस को माइनस नेग्लिजिबल कर दें तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, इंडिकेटर नेट वर्क पर साइकिल PM इंटू VS. तो VS हमारी आएगी स्वेप्ट वॉल्यूम, मतलब जितने एरिया में पिस्टन ने मूव किया वो होती है स्वेप्ट वॉल्यूम. PM L इंटू A, L A हो गया हमारा लेंथ ऑफ पिस्टन, एरिया जितना पिस्टन ने कवर किया है तो वो स्वेप्ट वॉल्यूम होती है. तो इंडिकेटेड नेट वर्क पर मिनट, तो एक मिनट में कितना वर्क आया हम उसके साथ रेवोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे N को, PM L A इंटू N, वेयर N इज द वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट. तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. तो PM की वैल्यू हमारे पास है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था जिसमें हमने 45,100 के साथ इसको डिवाइड किया था, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे तो हमारे पास जो नई वैल्यू आ जाएगी. तो नेक्स्ट और इंडिकेटेड नेटवर्क पर सेकंड, तो अगर हमने एक सेकंड में पावर निकालनी है तो डिवाइड हम 60 के साथ कर देंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो इंडिकेटेड पावर एक सेकंड के हिसाब से हमारे पास आ गई PM L A N अपॉन 60 वाट, क्योंकि पावर को हम वाट में मेज़र करते हैं या जूल पर सेकंड में मेज़र करते हैं. तो अगर हमने पावर को किलो वाट में मेज़र करना है तो फिर हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, PM L A N अपॉन 60 इंटू 1000. दिस एक्सप्रेशन गिव्स दी इंडिकेटेड पावर फॉर ए सिंगल सिलेंडर. जैसे मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया, भी हमारे पास ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, तो उस नंबर ऑफ सिलेंडर की गिनती को हम मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे K के साथ. तो K हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर है, तो K को साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे उसमें. इंडिकेटेड पावर टोटल पूरे इंजन की कितनी आ गई, PM मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई K अपॉन 60 इंटू 1000 किलो वाट. तो ये किलो वाट में यूनिट हमारे आएंगे. उसी तरह अगर हमारा इंजन है 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है, अगर 2 स्ट्रोक है तो N को हम बड़ी N के बराबर रखेंगे क्योंकि 1 रेवोल्यूशन में काम हो रहा है, और अगर हमारा इंजन 4 स्ट्रोक है तो 2 रेवोल्यूशन में काम हो रहा है तो N/2 आ जाएगा. तो नेक्स्ट हैंस इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू PM L A N K अपॉन 60,000 फॉर 2 स्ट्रोक इंजन, और 4 स्ट्रोक के लिए N/2 है तो 60,000 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ इंडिकेटेड मेथड. द यूज ऑफ इंडिकेटर मेथड ऑफ डिटरमिनेशन द इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज लिमिटेड टू लो स्पीड इंजन अप टू 1000 RPM and is not suitable for high speed engine due to the mechanical nature of the engine indicator. तो इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है भी, जो हमारा इंजन 1000 RPM तक चलता है, जो स्लो स्पीड इंजन होते हैं उसमें ही हम इसका यूज़ कर पाते हैं. जो इंजन हाई स्पीड पे चलते हैं, जैसे आजकल हमारी कार्स है वो 5000 6000 RPM तक चलती है, हमारी गाड़ी में टैकोमीटर होता है ना, तो वहाँ से नॉर्मली स्पीड ही 2000 RPM होती है उसकी, हम देखते हैं. तो अगर हमने ज़्यादा स्पीड पे कार दौड़ानी है तो 3000 4000 RPM तो नॉर्मली हो जाती है रोटेशन पर मिनट, वो रोटेशन पर मिनट क्रैंक शाफ्ट की होती है. तो उसके लिए फिर ये मेथड सफल नहीं है, उसके लिए फिर हम अलग सा मेथड यूज़ करेंगे. तो ये इसकी एक मेन लिमिटेशन है. तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर. ब्रेक हॉर्स पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हमारे पास रोप ब्रेक डायनमोमीटर है. इसके लिए ये डायग्राम में आप देख रहे हो, रोप ब्रेक डायनमोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. The net power available at the crankshaft of an engine is called brake horsepower. जो पावर
इंजन की क्रैंक शाफ्ट तक पहुंची है, क्योंकि उसमें कुछ लॉस आ गए। जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है उसने तीन, जैसे हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है, 3 तो स्ट्रोक को ही वेरी करवाया उसने, फ्लाई व्हील को पावर गई, फ्रिक्शन में लॉस हुआ, कैम शाफ्ट को रोटेट किया, वाल्व को ओपन किया, वाल्व को क्लोज किया, तो कितनी पावर, 5 से लेकर 7% पावर तो हमारी ऐसी वेस्ट होगी। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पहुंचा, जो पावर क्रैंक शाफ्ट को पहुंची, वो है हमारी ब्रेक हॉर्स पावर। और कितनी ब्रेक हॉर्स पावर हमारे तक पहुंची, उसके लिए हमारे पास है रोप ब्रेक डायनमोमीटर। द ब्रेक हॉर्स पावर इज मेजर्ड बाय कपलिंग द ब्रेक डायनमोमीटर टू द इंजन शाफ्ट। जो हमारी इंजन की मेन शाफ्ट है, जैसे हमारी क्रैंक शाफ्ट है, उसके साथ हम ब्रेक डायनमोमीटर लगा देते हैं जो पावर को मेजर करता है, जैसे डायग्राम में शो किया गया है। ए रोप ब्रेक डायनमोमीटर एज शोन इन फिगर 5.2। ए रोप इज वाउंड अराउंड दी ब्रेक ड्रम। हमारे पास एक ब्रेक ड्रम होता है, उस ड्रम का नाम हमने दिया ब्रेक ड्रम। एक फ्लाई व्हील की शेप की तरह बना है, उसके ऊपर एक रस्सी लगी होती है। रस्सी जैसे हम पुली के ऊपर शाफ्ट नहीं लगाते, उसी तरह एक रस्सी से कवर होता है वो। वन एंड ऑफ दी रोप इज अटैच्ड टू दी स्प्रिंग बैलेंस एस, वेयर दी अदर एंड कैरीज दी वेट डब्ल्यू। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, वही रोप जैसे वाउंड की गई है, वाउंड करते वक्त एक सिरा तो उसका एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ जुड़ा है टॉप के ऊपर एस, जिसे एस पॉइंट का नाम दिया गया है, और नीचे की तरफ एक वेट, कोई स्पेसिफाइड वेट जो हमें चाहिए, वो वेट डब्ल्यू अटैच किया गया है। उसकी कोई वैल्यू होगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। दी ब्रेक ड्रम इज़ माउंटेड ऑन दी क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। और जो हमारा ये ब्रेक ड्रम है, जो आपको राउंड पोर्शन दिख रहा है जिसके ऊपर हमारी रोप लगी है, वो किसके साथ माउंट है, वो हमारी जो क्रैंक शाफ्ट जिसकी हमने पावर निकालनी है उसके साथ अटैच किया गया है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ब्रेक ड्रम इट्स इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है शोन इन फिगर। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। बी डायग्राम में आपको एक एरो के साथ शो किया गया है। जो हमारा ब्रेक ड्रम है, जो पुली है, उसे हम नॉर्मली पुली भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्निकल टर्म है ब्रेक ड्रम। तो ब्रेक ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। द स्पीड ऑफ द इंजन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर। तो हमारे पास एक टैकोमीटर है, जो आजकल तो हमारी गाड़ी में लगा है टैकोमीटर, कितनी आरपीएम पे इंजन रोटेट कर रहा है। तो वहाँ से फिर हमें पता चलेगा भी हमारी जो गाड़ी कितनी स्पीड के साथ हमारी जो शाफ्ट रोटेट कर रही है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसे। तो फिर हम पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास एक डेरिवेशन है, डी डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम इन मीटर, तो स्मॉल डी डायमीटर ऑफ रोप इन मीटर। तो बड़ा डी हमारे पास डायग्राम में देखते हैं डॉटेड लाइन के साथ शो किया गया है, डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम। तो जो छोटा डी है, स्मॉल डी, वो डायमीटर ऑफ रोप है। तो डब्ल्यू वेट इन किलोग्राम, जो वेट नीचे की तरफ अटैच किया गया है, एस स्प्रिंग बैलेंस रिगार्डिंग इन किलोग्राम, एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। नेट टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रेक ड्रम, तो कितनी टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, फोर्स तो टेंजेंशियल लगेगी क्योंकि शाफ्ट ने रोटेट करना है, तो शाफ्ट के ऊपर ड्रम लगा है तो ड्रम भी रोटेट करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो कितनी टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, वो है वर्क डन, टोटल वर्क डन माइनस एस, एस है हमारा स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग देगा वो। इफेक्टिव रेडियस आर डायमीटर ऑफ ड्रम प्लस डायमीटर ऑफ रोप अपॉन 2 मीटर में आएगा जी। तो टोटल रेडियस हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ऐसा तो नहीं ड्रम का अलग लेंगे और हमारे रोप का अलग लेंगे। तो टोटल रेडियस, पहले तो टोटल डायमीटर हमारे पास कितना आ गया, डायमीटर ऑफ ड्रम प्लस डायमीटर ऑफ रोप, तो दोनों को ऐड कर देंगे। फिर रेडियस निकालने के लिए उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, डी प्लस डी अपॉन 2 मीटर। तो रजिस्टिंग टॉर्क हमारे पास कितनी आ रही है, टेंजेंशियल फोर्स इंटू इफेक्टिव रेडियस। तो टेंजेंशियल फोर्स है हमारे पास डब्ल्यू माइनस एस, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है डी प्लस स्मॉल डी अपॉन 2 मीटर किलोग्राम। तो वर्क डन पर रेवोल्यूशन क्या हो रहा है, टॉर्क इंटू एंगल टर्न इन रेडियस, रेडियंस, टी इंटू 2 पाई मैथमेटिकल टर्म आ गई हमारी। वर्क डन पर मिनट, 1 मिनट में कितना है, टी इंटू 2 पाई इंटू एन, एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स पर रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है।
तो ब्रेक हॉर्स पावर हमारे पास निकल कर आई फिर 2 पाई TN अपॉन 4500। तो 4500 टर्म हमने लास्ट में भी की है, उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोप इज़ नेग्लिजिबल, अगर हम रोप के डायमीटर को नेग्लिजिबल लेकर चलेंगे तो इफेक्टिव रेडियस हम फिर मान कर चल सकते हैं R इज इक्वल टू D अपॉन 2। तो वो था हमारा MKS सिस्टम, तो ये है हमारा SI सिस्टम। वैसे ही D डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम इन मीटर, तो स्मॉल d डायमीटर ऑफ रोप इन मीटर, W फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द रोप ब्रेक इन न्यूटन, S स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग इन न्यूटन एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। तो उसी तरह नेट टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रेक ड्रम W माइनस S न्यूटन। तो इसमें हम यूनिट को चेंज करते जाएंगे। तो अफेक्टिव रेडियस है कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2 मीटर। तो रजिस्टिंग टॉर्क हमारे पास आ गई टेंजेंशियल फोर्स इनटू अफेक्टिव रेडियस। तो वही फार्मूला हमारे पास बन गया, लेकिन ये बन गया न्यूटन मीटर में और जाउल में, और वो हमारे पास बना था मीटर किलोग्राम में। तो ये आ गया हमारा न्यूटन मीटर और जाउल में। तो वर्क डन पर रेवोल्यूशन फिर हमारे पास वही फार्मूला फिर रिपीट हो गया, T इंटू 2 पाई टॉर्क इंटू एंगल टर्न इन रेडियन, कितना एंगल टर्न किया उस हमारे ड्रम ने, न्यूटन मीटर और जाउल में आ गया ये भी। वर्क डन पर मिनट, पर मिनट के लिए हम N के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई NT अपॉन 60 जाउल पर सेकंड। तो ये जाउल पर सेकंड हमारे यूनिट पावर के होते हैं, जिसको हम वाट भी लिख सकते हैं, 2 पाई NT अपॉन 60। तो ब्रेक पावर हमारे पास निकल कर आई 2 पाई NT अपॉन 60,000 किलोवाट। तो हमने किलोवाट में निकाला। तो अगर हम MKS में निकाल रहे हैं तो हम 4500 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल द इफेक्टिव रेडियस इज R इज इक्वल टू D/2। तो आज हमने स्टडी किया कि हम कैसे हमारी इंडिकेटेड हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर निकालते हैं। तो दोनों में से वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेक हॉर्स पावर जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आपने डेरिवेशन करनी है, ध्यान से थ्योरी करनी है, ध्यान से आपने इसकी डायग्राम देखनी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।